गाइस ये रहा क्लास 9 का साइंस क्वेश्चन पेपर जो आपके 5 जुलाई को आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 वीडियोस है। मैंने पार्ट 1 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये आज जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पार्ट 2 वीडियोस है। ठीक है, और आपको दोनों ही पार्ट की मतलब मैं यहाँ पर 3-3 सेट मिलने वाला है, 3-3 पार्ट मिलने वाला है। आपको तीनों ही पार्ट बिल्कुल बराबरी के तौर पर आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपके एग्जाम में जो है काफ़ी क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो आपको एक पार्ट देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको तीनों के तीनों पार्ट देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको फ़ायदा जो है मिलेगा। ठीक है, एंड गाइस मैं यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड गाइस यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, उन्हें भी देख लेना। मैंने कल ही आपका जो है चैप्टर नंबर बायोलॉजी का पार्ट 1 यानी कि 13 नंबर चैप्टर का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो। आज आपको मिलेगा सेकंड चैप्टर का यानी कि 14 चैप्टर नंबर 14 बायोलॉजी पार्ट का ही है, वो भी मिलेगा। एंड यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी वो केयरफुली सुनना एंड समझने का प्रयास करना है, क्योंकि 5 जुलाई को आपका एग्जाम है साइंस का, तो उसमें आप फंसे ना। ठीक है, सो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर से आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले इस चीज़ को समझ लेना, 7 क्वेश्चन में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देने होंगे जो आपको आता है, बट यहाँ पर मैं सातों का सातों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। सो पहला क्वेश्चन है शक्ति का ऐसा मात्रक लिखिए तथा उसे परिभाषित करें। सबसे पहले हमें क्या बोला, शक्ति का ऐसा मात्रक लिखो, फिर उसको मतलब उसको डिफिनेशन करो कि वो उसका परिभाषा बताओ वो कैसे होगा। सो सबसे पहले होगा हमारा आंसर, हमें पूछा क्या है, शक्ति का ऐसा मात्रक। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है जिसको हम W से सूचित करते हैं। ओके, और इसका अगर हम यहाँ पर निकालेंगे इसका परिभाषा, तो 1 वाट वह शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है, 1 वाट। ठीक है, यानी शक्ति ही कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करेंगे, अगर हमें ये चीज़ें नहीं लिखना होगा तो आप यहाँ पर ये चीज़ें लिख सकते हो, यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपोन में क्या हो जाएगा, सेकंड। ये लिखेंगे तो भी आपका आंसर फुलफिल आने वाला है। ठीक है, सो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से आवृत्ति को परिभाषित कर देता है, इसका ऐसा मात्रक लिखें। सो आवृत्ति को परिभाषित करना है और साथ ही साथ इसका ऐसा मात्रक भी लिखना है। सो 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को ही आवृत्ति कहा जाता है, यानी 1 सेकंड में जितने तरंग मतलब उत्पन्न होती है उसी को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो है वो हर्ट्ज होता है, जिसको HZ से सूचित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड नंबर बोला, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होगा। देखिए अवोगाद्रो संख्या या परमाणु के कणों की संख्या जो है वो दोनों ही बराबर होंगी। ठीक है, तो अवोगाद्रो संख्या का मान जो है वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसी को कहा जाता है अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। ये मोलर द्रव्यमान क्या है। सो मोलर द्रव्यमान जैसे हम लोग निकालते थे ना, जैसे हाइड्रोजन यानी H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो यहाँ पर H का अणु 2 है तो 2, उसके बाद एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो कुल मिला के यहाँ 2 जो निकला यही हमारा क्या है, मोलर द्रव्यमान है, जिसको कैपिटल M से सूचित करते हैं। सो मोलर द्रव्यमान यहाँ पे अगर हम इसकी परिभाषा को देखेंगे तो पदार्थ के 1 मोल अणुओं का जो द्रव्यमान है उसी को उसका मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। बात समझ में आया, यानी कि पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर बोला कैनल किरणें क्या होता है। सो कैनल किरणें क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपको ध्यान भी देना होगा। देखिए यहाँ पर बोला गोल्डस्टीन ने प्रयोग में जो पाया कि एक विशेष प्रकार की किरणें एनोड की ओर से चलकर कैथोड के छिद्रों से पार होकर विसर्जन नली को प्रकाशित कर देती है, तो इसी किरणों को ही कैनल का किरण कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या बता रहा है कि गोल्डस्टीन जो है ना, उन्होंने अपने प्रयोग में क्या पाया कि विशेष प्रकार की किरणों को पाया जो एनोड से होकर चलती है और कैथोड के छिद्र से पार होकर विसर्जन नली को क्या करती है, प्रकाशित करती है। ठीक है, यानी उसको प्रकाश लाइटिंग करती है, तो इसी किरणों को ही क्या कहा जाता है, कैनल किरणें कहा जाता है। ओके, अब इसका आंसर या फिर आप ऐसे लिख सकते हो
कि धनावेशित कणों की बनी किरणों को ही किरणल किरणें कहते हैं। दोनों में से कोई एक आंसर लिखेंगे तो आपको फुलफिल मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है संक्रामक यानी 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखे। संक्रमण मतलब जो फैलने वाला बीमारी होता है, हवा के माध्यम से, छींक के माध्यम से, स्पर्श करने के माध्यम से, या खाना साझा करने के माध्यम से, ठीक है, जैसे खाना वाना शेयरिंग करते हैं उसके माध्यम से भी ये बीमारी फैल जाती है। तो वो कौन सा है? मलेरिया, मियादी बुखार। ये दोनों 2 ऐसे बीमारी है जो संक्रामक बीमारी कहा जाता है, यानी फैलने वाला है। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चंस का आंसर देने हैं, बट मैंने आपको यहाँ 7 में 7 क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति किससे कहा जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, रोग मुक्त है, तो वो किस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। सो उसका कंडीशन इस तरह हो सकता है कि किसी व्यक्ति को स्वस्थ तब कहा जाता है जब वह रोग मुक्त, रोगी मतलब रोग से वो पूरी तरह से मुक्त हो। दूसरी, वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो, उनके मन में कोई चिंता या डाउट नहीं हो, ऐसे ही बोल सकते हैं। या फिर वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्त हो। ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है स्वस्थ है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होना जरूरी है, तब हम कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। आता है आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपको हमेशा न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेगा, यानी कि मैथ्स टाइप का देखने को मिलेगा, जो आपको सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, सो इनमें भी हमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर ही देने पड़ेंगे। सो सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें बोला एक लैम्प 10 सेकेंड में 1000 जूल जो है विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, यानी कि उसको क्या करता है, मतलब कि यूज़ करता है। ओके, तो इसकी शक्ति यानी पावर क्या होना चाहिए। सो यहाँ पर जो है एक लैम्प जो है यानी कि 10 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं सॉरी 10 सेकंड में कितना जूल खपत करता है, विद्युत ऊर्जा की खपत करता है। सो 1000 जूल, ठीक है। सो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसकी शक्ति बताओ, इसके पावर क्या होगा। सो सबसे पहले यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ऊर्जा है, यानी कि जो कह सकते हैं जो मतलब ये है शक्ति है, वो कितना है, पावर कितना है, ऊर्जा तो हो जाएगा कितना 1000 जूल। ओके, देन टाइमिंग कितनी दी है यहाँ, तो यहाँ पर दिया 10 सेकेंड, तो हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऊर्जा तो दिया है, पावर बराबर हम जानते हैं यहाँ पर यानी कि ऊर्जा बटे क्या हो जाएगा, टाइमिंग, ठीक है। और हमें W बराबर कितना दिया है, 1000, तो यहाँ पर आपको 1000 करना है। टाइमिंग कितनी दी हुई है, टाइमिंग हमें दी हुई है 10 सेकेंड, तो आप इससे 1 0 कैंसिल करोगे तो आपका बचेगा 100, तो 100 वाट, यानी कि 100 वाट जो है हमारा शक्ति होगा। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 वाट, ठीक है। ये ऊर्जा जो आया है ये जूल, ठीक है। 1000 में से अगर हम 10 को डिवाइड मतलब 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 100 आएंगे, और यही जो है उस मतलब उस ये की शक्ति है, पावर है, ठीक है। तो 100 वाट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में बोला तरंग दैर्घ्य को परिभाषित करें, इससे कैसे निरूपित किया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक निकालो। यानी एक क्वेश्चन में 3 आंसर, 3 क्वेश्चन को जोड़ा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको तरंग दैर्घ्य का परिभाषित करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इससे कैसे मतलब कि किस तरह यानी कैसे इसको निरूपित करते हैं, उसके बाद आखिर में आपको इसका एसआई मात्रक भी बताना है। सो सबसे पहले देखो 2 क्रमागत समपीड़ियों या 2 क्रमागत विरलों मतलब कि विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा यानी कि लैम्डा से निरूपित किया जाता है, इसको लैम्डा कहते हैं, ठीक है। तरंग दैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं, लैम्डा, यानी उल्टा वाई जैसा आपको दिख रहा है ना, इसको लैम्डा कहते हैं। एंड इसका ऐसा मात्रक जो वो मीटर है, क्योंकि ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या से मापा जाता है, दूरी का ऐसा मात्रक मीटर है। तो यहाँ पर 2 विरलों के माध्यम के बीच की दूरी ना बता रहा है, तो इसीलिए आवृत्ति का तरंग दैर्घ्य का मात्रक भी मीटर ही होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोला, 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, यानी कि जो ऑक्सीजन की द्रव्यमान है, यानी जिसको हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं, ओके, ये कितना दिया 8 ग्राम। एंड हमें क्या करना, ऑक्सीजन की मोलर द्रव्यमान जिसको कैपिटल एम से सूचित करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन O2 है, यानी 2 ऑक्सीजन की परमाणु मतलब कि अणु की संख्या है। एंड एक ऑक्सीजन में कितने परमाणु की द्रव्यमान होता है, 16। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एम। हमें क्या निकालना है, एक चीज़ और निकालना है, ये जो N0 होता है इसको अवोगाद्रो की संख्या कहते हैं, जिसको 6.022
इंटू 10⁻, कितना होता है 23, ये होता है। और हमें संख्या निकालना है। यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ पर क्या क्या मिल गया है, स्मॉल एम, यानी ऑक्सीजन का स्मॉल एम बराबर कितना आ गया 8 ग्राम, ठीक है। और कैपिटल एम जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ये भी ऑक्सीजन का है, वो कितना आया 32। एंड यहाँ पर हमें N0 यानी अवोगाद्रो संख्या दिया है कितना, ये तो याद करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो हमें निकालना क्या है, कणों की संख्या, यानी इसकी संख्या निकालना है, n निकालना है। सो n निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय m, मतलब कि जो अणुओं के ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान दिया है, यानी कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान गुना n का पावर जी, मतलब कि N0 है जो मतलब कि अवोगाद्रो संख्या है। उसके बाद आपको यहाँ पर मान बैठा देना है, स्मॉल m का मान 8 है और ये 32 है, गुना अवोगाद्रो की संख्या यहाँ पर हमने लगा दिया 8। अगर 8 का करेंगे 8 4 32, 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर 4 से ये 6.022 को आपको डिवाइड करना है। ये कितने बार में जाएगा, अगर 4 का एक बार बोलेंगे 4 1 कम 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये दशमलव को हटाने के लिए हमें इस दशमलव को यहाँ पर लगा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो सकता है, अगर हम इस 0 को बैठाएंगे तो यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 में 20 कट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, बट यहाँ पर हमारा कितना बचा हुआ अब भी मतलब ये बचा हुआ। उसके बाद आपको फाइनली जो है आपका रिजल्ट लगभग इतना आएगा, यानी कि 1.51 इंटू 10⁻23 आंसर आ जाएगा, जो कणों की संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोला, निम्नलिखित के उदाहरण दो। यहाँ पर बोला 5 मोल n परमाणु, ठीक है, 5 मोल यानी कि n परमाणुओं को निकालना है। और एक दिया 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं को निकालना है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर मोल संख्या दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया 5, ठीक है। और n मतलब कि नाइट्रोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एक नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान यानी कि नाइट्रोजन का ओनली होता है 14, और यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है। सो मोलर द्रव्यमान यानी कि कितना हो जाएगा 14 ग्राम n। और यहाँ पर हमें क्या निकालना, मतलब यहाँ पर हम जानते हैं इसका अगर आप फार्मूला निकालना चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देखिए n का यानी कि अगर हम n का द्रव्यमान निकालेंगे नाइट्रोजन का, स्मॉल m तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर n, लेकिन दिया हुआ है यानी कि मोलों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जिसको स्मॉल m से सूचित करते हैं हम, कणों की संख्या है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 5। उसके बाद हमें मोलर द्रव्यमान दिया है नाइट्रोजन का कितना 14, तो हमें m मतलब कि स्मॉल m निकालना है। सो स्मॉल m निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, n बराबर क्या होता है स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। तो हमें ये चीज़ें निकालना है, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी n इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल m, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना दिया है 5 और ये दिया है 14, 5 और 14 को गुना करेंगे 14 पंचे 70 होगा। सो हमारा फाइनली रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा 70, और 70 ग्राम ही हमारा क्या हो जाएगा n का द्रव्यमान हो जाएगा। उसी तरह हमें यहाँ पर बोला 1 मोल बराबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 है। सो हमें क्या करना है, मोलों की संख्या निकालना है। सो मोलों की संख्या बराबर दिए हुए कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। दिए हुए कणों की संख्या कितना दिया हुआ है, एक यहाँ पे सॉरी एक नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना दिया हुआ है 3 पॉइंट, यहाँ पर कितना दिया हुआ है आप देख पा रहे जो मोलों की संख्या दिया हुआ है 3.011 इंटू 10⁻23। सो हमें वही निकालना है, और ये अवोगाद्रो संख्या। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, किससे 2 बार में कट जाएगा आराम से, ठीक है, नीचे, और ये भी कट जाएगा 1 बार में। सो ऊपर आपका 1 बचा, नीचे आपका 2 बचा, ठीक है। क्यों आप बोलोगे कैसे 2 से कट गया, अरे कट जाएगा भाई, इसको 2 से क्या करो गुना कर दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर यहाँ 2 0 0, फिर 2 3 6, वही ना आया, तो इसका मतलब ये 2 से कट गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं 1/2 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। सो 1/2 और n है का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना 14, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है, इससे इसको कट करोगे तो 7 बार में कट हो जाएगा। तो आपकी यही आंसर जो है फाइनली 7 ग्राम्स आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चंस क्या बोला, इसमें बोला कि किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस परमाणु का मतलब उस परमाणु को परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या और संयुक्ता तीनों की तीनों ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया,
परमाणु संख्या बराबर हम जानते हैं, परमाणु संख्या बराबर हम जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या, और हम जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो वो 11 दिया हुआ है। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है 11 और न्यूट्रॉन की 12। अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब आपको बताना है ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है यानी कि विन्यास है, 23 को हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि 23 को आप कैसे तोड़ सकते हो। यहाँ पर 23 जो आया है ना, या आप यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का विन्यास करो। इलेक्ट्रॉन 11 है, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 11। तो संयुक्ता क्या हो जाएगा, यही 11 होगा जो इलेक्ट्रॉन का है। तो इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हो। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला ओजोन परत क्या है, इसके परत में छिद्र होने की क्या रीजन हो सकता है। सो इसका आंसर हो जाएगा कि ओजोन परत क्या है, तो हमारे वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु होते हैं, ऑक्सीजन तो वैसे हम जानते हैं 2 ना, बट वायुमंडल में 3 होता है जिसको ओजोन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यानी कि यही चीज़ बोला है कि अणु ओजोन जो O3 का एक मोटा आवरण पाया जाता है उसे ओजोन परत कहा जाता है। इसके परत में छिद्र होने का रीजन है, क्यों छिद्र होता है, क्यों छेद होता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के वजह से वो छेद हो जाता है, यानी O3 छेद हो जाता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहा जाता है। ठीक है, ये इस वजह से ओजोन परत जो वो छिद्र हो जाता है। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन और सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पर बोला अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता स्थितियाँ क्या क्या है, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक स्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं। सो आंसर हो जाएगा अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियाँ निम्नलिखित है। एक तो है वह रोग मुक्त हो, कोई भी हो वो रोग मुक्त होना चाहिए। उसके बाद दूसरा वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो। तीसरा है वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्त हो। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपके एग्जाम में आएगा, इसको बिल्कुल रट लो, ये क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सेक्शन सी की ओर सेक्शन सी आ गए जो 5-5 मार्क्स का है, और इसमें आपको 3 क्वेश्चंस का हल करना है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे भी आपको 5 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो आपको क्या करना है, इनमें से जो क्वेश्चन आपको याद आ रहा है एग्जाम हॉल में, ठीक है, सो आप उसी 3 क्वेश्चन का हल करोगे, तब जाके आपको 15 मार्क्स यहाँ से हासिल होगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस की ओर आते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोला है। सो यहाँ पर बोला किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी सूत्र प्राप्त करना है। सो सबसे पहले हमें किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है। सो गतिज ऊर्जा क्या है, तो किसी गतिशील वस्तु के पास कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी गतिशील वस्तु के पास जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे मतलब गतिज ऊर्जा कहा जाता है। बात करते हैं जैसे मैं एग्जाम्पल, बंदूक से निकली हुई गोली, गतिशील हवा, झरने से गिरती पानी, ये सारे के सारे जो है एक गतिज ऊर्जा है। अब आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ये जो फिगर है इसको समझने का प्रयास करना। ये मान लिया ये बिंदु ए है, यानी पिंड है, ये बी है। ठीक है, अब एक वस्तु को यानी m द्रव्यमान वाले वस्तु को F बल से यानी फोर्स से क्या किया जाता है, इधर मतलब धक्का दिया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो वो ये वाला चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, यानी यहाँ B पर आ जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ दूरी तय हुआ, जो विस्थापित हुआ, विस्थापन हुआ, जो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ दूरी तो तय किया, इसमें समय भी लगा, आपने पावर यानी शक्ति का भी प्रयोग करा, बल का भी प्रयोग करा। तो इसी के आधार पर हमें क्या करना है, इसका व्यंजक को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माना m द्रव्यमान यानी m द्रव्यमान वाले पिंड पर F बल लगाया जाता है। ये जो बल है ये क्या लगाया जाता है, F बल लगाया जाता है, और F बल कार्य करता है जिस पिंड में A त्वरण यानी कि कौन सा त्वरण से हो रहा है, A त्वरण उत्पन्न होता है। तो पिंड का वेग यानी कि S दूरी तय करने के बाद वो B हो जाता है, यानी अंतिम बिंदु पर आ जाता है। ठीक है, अब इसका कैसे निकले होगा, अब प्रारंभिक वेग तो हमेशा 0 पर ही होता है, तो प्रारंभिक वेग यानी u इक्वल टू कितना मानेंगे 0, और इसका अंतिम वेग लास्ट में कितना हो जाता है v। अब यहाँ पर त्वरण भी बताया है, a त्वरण से उत्पन्न हो रहा है, दूरी s है और बल f है। तो अब आपको बताना है इसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर होता कार्य बराबर बल गुना दूरी, यानी कि जिसको विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और बल को हम फोर्स कहते हैं, यानी इसीलिए आपसे सूचित करते हैं, और ये दूरी
एस है, तो एफ बराबर हम जानते हैं एफ का फॉर्मूला होता है एम ए, ठीक है, एफ बराबर एम ए। सो एफ के बदले हमें क्या यूज़ करना है, एम ए और एस का ऐसे रहेगा चूँकि यहाँ पर दिया भी है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एम इंटू ए एस हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा ए एस इसीलिए क्योंकि हमें जब हम क्या करेंगे यहाँ पर एम बी स्क्वायर करेंगे, ये भी का काम करेगा। एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हाफ, मतलब कि आधा करेंगे उसको, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये भी मालूम है भी स्क्वायर इज इक्वल टू हम जानते हैं यू स्क्वायर प्लस में 2as ये होता है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी का मान तो दिया हुआ है, ठीक है, और u का मान 0 है, भी स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर है कितना प्लस में 2as, ओके। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली as का मान निकालना है, तो ये 2 इधर आ जाएगा भी, और हमें मालूम है ये m का, यानी ये तो केवल as का मान निकाल रही है, m तो रहेगा, तो as का मान कितना हो गया भी स्क्वायर अपॉन में 2 और m का m नीचे हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यही हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र, यानी एम बी हाफ एम बी स्क्वायर, यही पिंड पर क्या गया, यही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। ये आंसर कर लोगे तो आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा है एक तरंग की आवर्ती और आवर्तकाल को परिभाषित करें। सो यहाँ पर क्या बोला, एक तरंग की आवर्ती और आवर्तकाल को परिभाषित करना है, साथ ही साथ तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवर्ती और वेग की बीच के संबंध को विस्थापित करना है। सबसे पहले आपको आवर्ती का परिभाषित करना होगा। तो यहाँ पर बोला 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवर्ती कहते हैं और इसको न्यू से सूचित करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, न्यू, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना, ये भी है, इसको न्यू कहा जाता है, और जो उल्टा वाय है इसको लैम्डा कहा जाता है, ओके। यानी कि आवर्ती को न्यू से सूचित करते हैं और इसका ऐसा मात्रक जो ये हर्ट्ज होता है, जो एच जेड से सूचित करते हैं। उसी तरह हमें आवर्तकाल का भी परिभाषित करना है। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरणों के किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को ही क्या कहा जाता है, आवर्त काल कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तरंग वेग, आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध क्या है, तो इसका हो जाएगा माना कि किसी तरंग की आवर्ती n है, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है और आवर्तकाल यानी टाइमिंग t है, तथा तरंग वेग जो है वो v है। सो अब आपको क्या करना है, वेग निकालना है। तो वेग बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय, और दूरी कितना है लैम्डा और टाइमिंग कितने है t है, तो वेग का हम तो v मानते हैं, v बराबर लैम्डा अपॉन t हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यहाँ पर लैम्डा इंटू हम 1/t कर सकते हैं, क्योंकि इसको इसके साथ ले जाओगे तो फिर वही होगा। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि यहाँ लैम्डा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य है जो कि एक आवर्तकाल यानी t में चली गई दूरी को मापता है। इसीलिए हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू वेग इज इक्वल टू यहाँ पर जो है ना v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू हो जाएगा, न्यू यानी कि हाफ, यानी 1/2 को न्यू कहा जाता है न्यू के तौर पर। तो हमने क्या किया, न्यू का लगाया, यानी 1/t के जगह पर हमने क्या यूज़ किया, न्यू। तो इसीलिए तरंग का वेग बराबर आवर्ती गुना तरंग दैर्घ्य होता है। यही तो फॉर्मूला है, यही आपको दिखा देना है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन इसमें हमें क्या बोला, इसमें बोला समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ दे। समस्थानिक का मतलब होता है द्रव्यमान तो अलग अलग रहेगा लेकिन परमाणु संख्या समान रहेंगे। जैसे यहाँ पर बात करते हैं वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या जो वो अलग अलग होती है, इसी को समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कार्बन, ठीक है, यहाँ पर कार्बन 6 लेकिन परमाणु द्रव्यमान 12 है, यहाँ पर कार्बन 6 है बट यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो संख्या तो बराबर है ना, बस यहाँ पे क्या चेंजिंग हो रहा है, परमाणु द्रव्यमान, इसी को कहा जाता है समस्थानिक। और एक होता है समभारिक। समभारिक में क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान तो बराबर होंगे लेकिन इस जगह पर संख्या जो है अलग अलग होगा, उसको समभारिक कहा जाता है। ये दोनों में से आपको एक पूछा जाएगा। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन बोला समस्थानिक के कोई 3 उपयोग बताओ, यानी समस्थानिक का कोई 3 उपयोग क्या क्या हो सकता है। सो आंसर हो जाएगा इसमें, जैसे घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। जैसे घेंगा रोग होता है ना, घेंगा रोग मतलब कि आपने किसी को देखा होगा गला में फूल जाता है, गला फूल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काला नमक खाने से होता है, जो मोटा मोटा आता है, ठीक है। तो घेंगा रोग का उपयोग यानी कि रोग के इलाज में हमें आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करना पड़ता है। दूसरी, कैंसर के इलाज में, यानी कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का भी उपयोग किया जाता है। तीसरा, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। तो इस तरह समस्थानिक का प्रयोग जो है होता है। 18 नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें, यानी जल चक्र का क्या करना है,
रेख चित्र बनाना है और इसका मतलब इसका हमें टिप्पणी भी करनी होंगी, ठीक है, यानी इसका भी करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो फिगर दिख रहा है ये जल चक्र का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो प्रकाश, सूर्य की प्रकाश आती है तो सतही जल ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये वाष्पीकृत हो जाता है और बादलों का निर्माण करता है। फिर ये क्या होता है, बादलों के निर्माण के बाद फिर पानी बन के फिर आ जाता है, फिर जाता है, फिर आता है, इस तरह करके, ठीक है। और साथ ही साथ जो सूर्य की प्रकाश है यहाँ पर आ जाता है पौधा पर, और पौधा पर आने के बाद ये यहाँ से जो वाष्पीकृत हो जाता है जल, वो फिर बादल का निर्माण करता है, ठीक है। फिर ये श्वसन के द्वारा यहाँ पर जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो धूप आता है उसके बाद सतह जल गर्म हो जाता है, फिर वर्षा होता है। इस तरह भूमि जल जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, फिर बादल का निर्माण होता है, फिर ठंडा हो जाता है, और फिर क्या होता है, फिर बादलों का निर्माण करता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ये जल चक्र का डिस्कशन कैसे कर सकते हैं। तो जल चक्र क्या है, तो जलाशयों से पानी का वाष्पीकरण होता है। जलाशय यानी कि जहाँ जहाँ जल होता है, नदी में, तालाब में, समुद्र में, वहाँ से पानी क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत मतलब कि गर्म से धुआं बन जाता है, वाष्प बन जाता है और वो उड़ जाता है, बादलों का निर्माण करता है, ठीक है। फिर संघनन के बाद फिर वो वर्षा हो जाता है, यानी कि ऊपर वायुमंडल में जो बादल यहाँ से गया है, जो धुआं यहाँ से गया है वो इकट्ठा होकर बादलों का निर्माण करता है, या जलाशयों में फिर वापस से आ जाता है। तो संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी जल वाष्प बनता है और फिर वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के समुद्र में पहुँच जाता है, नदियों के द्वारा समुद्र में पहुँचा दिया जाता है, तो उसे जलीय चक्र कहा जाता है। तो जल के साथ कुछ मिट्टी के कण भी अंदर चले जाते हैं या भूजल के साफ पानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आता है, तो इसे कुछ हम नलकूपों और जैसे कूपों या नलकूपों की सहायता से सतह पर लाते हैं। तो स्थलीय जीव जंतु और पौधे पानी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जल चक्र जो है वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होकर वो बराबर अपना रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें क्या दिया है, संक्रमक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ हमें उत्तर देना है, और ये आपका पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर संक्रमण और असंक्रमण रोग में क्या दोनों में मतलब कि अंतर है, डिफिकल्ट है, उनको हमें चुनना है। तो संक्रामक रोग और इस साइड आप लिखेंगे असंक्रामक रोग। आपको इसी तरह सारणी के थ्रू आप उनको समझाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप कोशिश करेंगे ऐसे ही आंसर करने का। तो यहाँ पर बोला पहला, यह व्यक्तिगत संपर्क द्वारा जल आदि से फैलता है, या व्यक्तिगत संपर्क आने से या जल के द्वारा या हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसको संक्रामक रोग कहते हैं। लेकिन असंक्रामक रोग ऐसा नहीं होता है, ये व्यक्तिगत संपर्क द्वारा नहीं फैलता है, मतलब कि यही दो मतलब मेन रीज़न हो गया। दूसरा, ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ये वाहक द्वारा फैलते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग है जो वाहक द्वारा फैलता है, बट ये वाहक द्वारा नहीं फैलता है। तीसरा है जैसे मलेरिया, फ्लू, मियादी बुखार आदि बैक्टीरिया रोग है, और ये है जैसे मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर वगैरह, ये सब बैक्टीरिया मतलब कि असंक्रामक रोग के कुछ एग्जाम्पल हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको जितनी क्वेश्चंस बताया गया है, 19 को 19 क्वेश्चंस बताया गया है, वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको याद करना होगा। साथ ही साथ आपको इसमें 3 पार्ट में मिलने वाला है, तीनों पार्ट को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक पार्ट को देख के चलते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उसमें। मतलब अगर आप तीनों के तीनों पार्ट को देखते हो, साथ ही साथ इसका चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी आप करते हो, तो आपकी एग्ज़ाम बहुत बेटर जाने वाला है। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलेगा।